Hi friends, my name is Kanaya Patel. In this video, we'll study chapter number 1, Heritage of India of class 10 Social Science GSCB textbook. दोस्तों इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया करेंगे एसएस की जीएससीबी टेक्स्ट बुक में से। दोस्तों मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैप्टर में हम भारत के कल्चर के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में एकदम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। और इसी चैप्टर को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो एंड तक देखना। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एंशियंट कल्चर। एंशियंट इंडियन स्क्रिप्ट्स विष्णु पुराण स्टेट्स उत्तरम समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षतद भारत नाम भारती यत्र संसति। It means India extends from the Himalayas in the north to the Indian Ocean in the south. तो एंशियंट हिंदू स्क्रिप्ट्स विष्णु पुराण के श्लोक में यही समझाती है कि उत्तरी भारत में हिमालय से लेकर बाकी 3 तट पर भारत के तीनों ओर समुद्र है। ये बात खासकर भारत के जोग्राफिकल लोकेशन को दर्शाती है कि भारत कितना व्यापक है। इट इज़ सेड दैट न्यू डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस। ऐसा कहा जाता है कि नए डिसेंडेंट्स को इंडियन बोलते हैं। इन द बिगनिंग ऑफ एन ऑस्पिशियस सेरेमनी भारतवर्ष, भारतवज, जम्बूद्वीप एंड आर्यव्रत एक्सेट्रा वर्ड्स वर यूज्ड व्हाइल टॉकिंग अबाउट रेजोल्यूशन। तो पहले भारत का नाम भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप, आर्यव्रत ऐसे ऐसे शब्दों से इनको बोला जाता था, भारत को संबोधित किया जाता था। Our country is gifted with the natural boundaries of Himalayas in the north and sea in the east, west and south. So east, west और south दिशा में समुद्र है, north में हिमालय है। For all over the world, different countries mesmerized by the Indian prosperity and came for trade, settled and mingled with the Indian culture. दुनिया में भारत बहुत ही व्यापक था, समृद्ध देश था। उसकी बिज़नेस से आकर्षित हो गए या बिज़नेस उसकी चीज़ों से आकर्षित हो के दुनिया भर के देश यहाँ आए, सेटल हुए, इसके कल्चर को भी अपनाया, उसमें आकर उसमें घुल मिल भी गए। मिंगल्ड होना मतलब घुल मिल जाना अच्छी तरह से। ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज मैनी चेंजेस हैव बीन सीन इन आवर कल्चर। इन दिस वे आवर हेरिटेज is transferred from generations to generations and is continuously progressing. सो काफ़ी कारणों के वश हमारा कल्चर में काफ़ी बदलाव दिखाई दे रहे हैं। जनरेशन से जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें प्रोग्रेस दिखाई ही दे रहा है। Our motherland has been bestowed rich and varied heritage to us as to the world. Indian culture has been trade oriented and peace loving. तो इंडियन कल्चर एकदम पीस लविंग रहा है। लोग यहाँ से शांति प्रिय लोग हैं, बिजनेस माइंडेड है सभी लोग। और पहले से ही हमारी मातृभूमि रिच समृद्ध रही है और हेरिटेज एकदम वेरिड है, व्यापक है पूरी दुनिया में। सत, चित एंड आनंद आर रियलाइज फ्रॉम इंडियन कल्चर। तो सच्चिदानंद को वर्ड को ब्रेक करके सत मतलब सत्य, चित मतलब आत्मा और आनंद, तो इंडियन कल्चर में सच्चिदानंद, ये सत, चित और आनंद तीनों भी दिखाई देता है। बिसाइड्स दिस इंडियन कल्चर prospered with mutual exchange of different cultures of other countries which came to India and settled here. तो इंडिया का कल्चर दूसरे कंट्री के कल्चर के साथ मिक्स होके भी यहाँ सेटल हो गए। जो लोग दूसरे देश से आए वो अपने कल्चर को, स्वाभाविक है, वहाँ के तौर तरीके को यहाँ लेके आए अपने साथ में। तो वो तौर तरीके के साथ वो लोग यहाँ आके अच्छी तरह से घुल मिल कर यहाँ लेके गए। इसलिए हम प्रीवियस पैराग्राफ में वो वर्ड मिंगल्ड यूज़ किया गया है। They have accepted the value of non-violence and peace, which has been adopted and admired by the world. अहिंसा और शांति जो हमारे कल्चर में दिखाई देती है, यहाँ पर आकर जो लोग रहते हैं उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और पूरे विश्व ने इस चीज़ को सराहा भी है। People right from the beginning of Indus Valley civilization till today have made our country rich and wealthy with their intellectuality, ability, talent and skill. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज तक लोगों ने इस देश को, इस कंट्री को रिच बनाया है, वेल्दी बनाया है, समृद्ध बनाया है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, अपने टैलेंट से और स्किल से। Innumerable scholars, thinkers, artists, artisans, sages, saints, scientists and historians have contributed to the growth and development of our country.
इनन्यूमरेबल मतलब अनगिनत स्कॉलर्स ने, विद्वानों ने, तत्वचिंतकों ने, आर्टिस्ट लोग ने, साधु संत महात्मा लोगों ने, वैज्ञानिकों ने, हिस्ट्रिशियंस ने इस कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया है। कल्चर इज अ सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कंडक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ ह्यूमन। कल्चर एक व्यक्ति का स्वभाव होता है, उसकी आदतें होती है, कस्टम्स होती है, ट्रेडिशंस होती है, जिस तरह से वो व्यक्ति अपनी लाइफ जीता है और ह्यूमन कहलाता है। मीनिंग ऑफ कल्चर, तो कल्चर किसे कहते हैं? कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ। इट इज़ मेड ऑफ चेंजेस दैट अकर इन पब्लिक लाइफ, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़। तो कल्चर जीने का एक तरीका है। वो किससे आधारित है? पब्लिक लाइफ से, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन जो बंधारण हैं और सोसाइटीज़ के अलग अलग डिफरेंसेस हमको दिखाई देते हैं, वो कल्चर है। इट कैन बी सेड दैट कल्चर इज़ अ टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज़, कस्टम, ट्रेडिशंस, आइडियल्स लिविंग लीडिंग ह्यूमन्स टू अ हायर लेवल। तो एक इंसान की हायर लेवल तक प्रगति किस पे होती है? उसकी आदतों पे, वैल्यूज़ पे, कस्टम्स पे, ट्रेडिशंस पे, संस्कार, आइडियाज़, वैल्यूज़ की, जिसकी हम बात ऑफन करते हैं। Cultural heritage of India. Heritage means the valuable gifts from our forefathers to us. तो हमारे पूर्वज जो हमको valuable gifts दे के गए हैं उसको heritage बोलते हैं। Indian history is thousands of years old. We say in school pledge, I love my country and I'm proud of its rich and varied heritage. तो हज़ारों वर्ष पुरानी हमारी ये संस्कृति है और हम प्लेज में भी बोलते हैं कि मैं मेरे देश से प्यार करता हूँ, उसके रिच और हेरिटेज की भी बात करते हैं। In this text, heritage is a precious gift from our motherland to the whole world about mysteries of human life। तो हेरिटेज हमारा एक अमूल्य गिफ्ट है पूरे विश्व के लिए। इसकी मिस्ट्रीज, ह्यूमन लाइफ कैसी है, कैसे जीते हैं वो, इसकी मिस्ट्रीज, उस प्रश्न का सॉल्यूशन यहीं इंडिया में मिलता है। वी डिवाइड अ हेरिटेज इनटू 2 डिविजन्स। तो इंडियन हेरिटेज को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। आगे बढ़ते हैं उसके बारे में। ये दो हिस्से कौन से हैं? नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। लेट्स लुक एट द फर्स्ट पार्ट, नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इज नेचुरल हेरिटेज। तो नेचुरल हेरिटेज क्या है? 3 चीज़ों का एक दूसरे के साथ क्लोज संबंध, नेचर, कुदरत, एनवायरनमेंट, आजू बाजू का परिसर और इंसानी लाइफ, ह्यूमन लाइफ, ये तीनों मिलकर जब एक दूसरे के साथ क्लोज होकर रहते हैं उसको नेचुरल हेरिटेज कहते हैं। नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज़ यूनिक एंड वेरिड। वो यूनिक है और विविध भी है। इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सीज, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, फ्लावर्स, लीव्स, इंसेक्ट्स एंड वेरिड लैंडस्केप्स, वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो भारत के नेचुरल हेरिटेज में क्या क्या इंक्लूडेड है? पर्वत, पहाड़, जंगल, डेजर्ट्स हैं, नदियां हैं, स्ट्रीम्स हैं, झरने हैं, पेड़ पौधे, क्रीपर्स, पशु पक्षी, प्राणी, सब कुछ आ गया उसमें। लैंडस्केप्स आ गए, वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स आ गए, धातु हैं, सब्जियां आ गई, प्लांट्स आ गए, सब कुछ उस भाग में नेचुरल हेरिटेज में है। We are the children of nature, so it has made a beautiful arrangement for our food, water, fresh air and dwelling to cater all our needs। तो हम बोलते हैं कि कुदरत के ही बच्चे हैं, इसलिए कुदरत ने हमारे ही अपने ही बच्चों को ध्यान देने के लिए सारा ब्यूटीफुल अरेंजमेंट करके रखा है। पानी दिया है, फ्रेश पानी दिया है, बहुत अच्छा फूड दिया है, हवा है, ड्वेलिंग इर्द गिर्द घूमने के लिए सारा पर्यावरण सब कुछ अच्छा सेट करके ही दिया है हमको। We need to treat nature with respect and faith. The examples of our close relationships with the nature are stories of Panchatantra and Jataka tales of Buddhist religion। तो हमको इतनी सारी चीज़ कुदरत से फ्री में मिलती है, उसके सामने हमको कुदरत को रिस्पेक्ट और फेथ, उसमें विश्वास भी होना चाहिए और उसके लिए रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स की वार्ताएं हमने पंचतंत्र की वार्ताएं पढ़ी होगी, जटाका टेल्स जो बुद्धिस्ट रिलीजन से इंक्लूडेड है उसमें ये बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। Our classical and folk music and several ragas are based on prahar period of a day. Similarly, Ayurveda, Unani and nature care are also totally based on nature। तो हमारे राग जो हैं, जो हम गाते हैं म्यूज़िक के, फोक डांस के, उसको प्रहर करते हैं, मतलब दिन के समय पर, पीरियड ऑफ समय पर, एक प्रहर, दो प्रहर कहते हैं। सिमिलरली आयुर्वेदा, यूनानी और नेचर केयर जैसी चीज़ें भी हमारे कुदरत पे ही, मतलब नेचर पे ही डिपेंडेंट है। तो नेचुरल हेरिटेज को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। नाउ ओवर हियर विल स्टडी द फर्स्ट पार्ट, लैंडस्केप। ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड।
लैंड के शेप्स कैसे होते हैं, तो ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स की वजह से वो शेप्स हमको दिखते हैं। फॉर एग्जांपल द हिमालयाज इज़ अ लैंडस्केप, हिमालय को एक लैंडस्केप बोल सकते हैं। इट हैज़ एंडोड इंडियन बाउंड्री विद यूजफुल वेजिटेशन एंड मिनरल्स। यूजफुल वेजिटेशन और मिनरल्स हमको हिमालय से मिलते हैं, लेकिन बाउंड्री की सुरक्षा भी करता है। स्ट्रेंज बर्ड्स, एनिमल्स, माउंटेन पीक्स कवर्ड विथ स्नो, ब्रिमिंग रिवर्स आर अ गिफ्ट ऑफ हिमालयाज। तो हिमालय से हमको और भी बहुत सारी गिफ्ट मिलती है। क्या क्या है जो कभी देखे नहीं गए वैसे पशु पक्षी हैं, माउंटेन पीक्स है जो हमेशा स्नो से कवर्ड रहते हैं, रिवर्स है, ये सब हिमालय के ही गिफ्ट है। फॉरेस्ट ऑफ टेरिटरी एंड इट्स पिलग्रिमेज प्लेसेस लाइक अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड समिट्स लाइक नंदा देवी आर इन हिमालयाज। तो हिमालयाज में हमारे तीर्थ स्थान भी है, अमरनाथ है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, और नंदा देवी की भी, नंदा देवी के समिट भी वहीं पे है। ये सारा हिमालय में है। सिंस एंशिएंट टाइम हिमालय हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया। तो हिमालयाज पौराणिक टाइम से ही भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं। Second part is rivers. Rivers have been providing natural ways since ancient times. Indian culture has flourished on the river bank of the Indus and the Ravi. तो पुराने समय से ही रिवर ने हमको, एंशियंट टाइम से हमको नेचुरल प्रोवाइडिंग्स दी है। भारत का इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडस रिवर और रवि रिवर के बैंक पर ही हमारा पूरा डेवलपमेंट हुआ था पुराने ज़माने में। Rivers like the Ganga, the Yamuna, the Saraswati, the Indus, the Narmada, the Godavari and the Krishna etc. have profound influence on the people of India. तो भारत के लोगों पर गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा नदी जैसी नदियों का बहुत ही गहरा असर है। इसके भारत के लोगों के डेवलपमेंट में इन नदियों का बहुत ही मुख्य भाग रहा है। Rivers are the source of drinking water, domestic use, irrigation, electricity and waterways। तो ये भी हम जानते हैं कि पीने का पानी डोमेस्टिक यूज़ के लिए, इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए और वाटरवेज के लिए रिवर से ही हमको पानी मिलता है। बिसाइड्स दिस मैन वॉज डिपेंडेंट ऑन रिवर टू डेवलप इंडस्ट्रीज, टू ले यूटेंसिल्स, प्लास्टिक्स एंड बिल्डिंग्स ऑफ हाउसेस। तो घर बांधने के लिए, प्लास्टिक्स के लिए, यूटेंसिल्स के लिए, प्लास्टरिंग्स के लिए, ये सब चीज़ के लिए इंसान रिवर पर ही डिपेंडेंट था पहले से। River water has made human life beautiful and prosperous. Landscape scenes at dawn and the dusk are very fascinating on the side of the river. These are source of inspiration for artists and have enriched the life of people by developing the aesthetic scenes. तो रिवर इंसान के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल और प्रॉस्परस रहे हैं। लैंडस्केप सीन्स जो सूरज ढलता है, सूरज उगता है, उसके पहले डॉन और डस्क का जो समय होता है उस टाइम के सीन्स एकदम सीनरीज बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। आर्टिस्ट को भी इससे बहुत ही प्रलोभन मिलता है अपनी आर्टिस्ट सीन्स को एकदम एस्थेटिक सेंस में, एकदम अच्छे सेंस में उसको डेवलप करने के लिए उनको बहुत ही प्रेरणा मिलती है। तो एस्थेटिक सेंस में ह्यूमन लाइफ को डेवलप करने का मौका रिवर्स ने ही प्रोवाइड किया है। Third part is vegetation. People of India are environment lovers since ancient times. Its proof is their love and affection towards flowers and shrubs and plants. तो हिंदुस्तानी लोग एंशियंट टाइम से, पूर्वजों के समय से, एंशियंट टाइम से कल्चर जब से हमारा है उस टाइम से वो लोग कुदरत के प्रेमी रहे हैं। इसीलिए उनका आकर्षण फूलों के तरफ और प्लांट्स के तरफ, शरब्स के जैसे जड़ी बूटियों की तरफ पहले से ही रहा है। ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा आर डिपेंडेंट ऑन ट्रीज फॉर देयर फूड। तो इंसान, बर्ड्स और एनिमल्स ट्रीज पर ही डिपेंडेंट है, अपना खाना उनको वहीं से मिलता है। Banyan people and the basil trees are worshipped in India. Cereals, pulses, oilseeds, plants, green fields, prosperous herbs, packed forests, and medicinal plants have ultra enriched our lives from एंशियंट टाइम्स। तो एंशियंट टाइम से भारत के लाइफ को अल्ट्रा एनरिच किया है और ही सोने में सुहागा जैसे हो गया है। तो किसके वजह से? सेरल्स है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स की वजह से, ग्रीन फील्ड्स जो हम उगाते हैं, खेतों का धन धान्य की बात हो रही है। और बैनियन ट्री, पीपल ट्री और बेसिल ट्री को हम उसकी प्रार्थना भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं उसकी। हरडे, आंवला, बहेंदा, एलोवेरा, अर्दूसी, नीम एक्सेट्रा मेडिसिन फ्लावर्स लाइक रोज, लोटस, मोगरास, damro, sunflower, champa, jui, jasmine etc. have made human life beautiful, fragrant, healthy and prosperous। तो इन सारे जड़ी बूटियों की वजह से और फ्लावर्स की वजह से इंसान की लाइफ प्रॉस्परस और ब्यूटीफुल भी बनी है।
Plus, social and religious life of India is greatly influenced by the vegetation. वेजिटेशन का भी हिंदुस्तानी लोगों के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव रहा है. Now the fourth and final part of the natural heritage, that's the wildlife. India is a nature lover since ancient times. It is a country with animal love culture. तो एंशियंट टाइम से प्राणियों के प्रति भी लोगों का संवेदनाएँ जुड़ी हुई हैं. प्राणियों से लोगों का प्यार जुड़ा हुआ है. टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सेस, बेयर्स, डियर्स, सांबाज, रैबिट, पाइथन, स्नेक, मैंगूस, lizards, porcupines, like many such organisms are found and seen here. तो इन तरह के प्राणी भी हमको यहाँ अलग अलग तरह के प्राणी भी हमको यहाँ दिखते हैं. एशियन लायंस इन दी वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात. तो एशियन लायंस अगर आपको देखने हैं तो गुजरात के गिर फॉरेस्ट में ही दिखते हैं. आर रिलीजियस बिलीव हैज़ बीन अ स्टेटस ऑफ गॉडेसेस वैल्यूज व्हीकल्स टू सम ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, टाइगर्स, पीकॉक्स, एलिगेटर्स एक्सेट्रा, ईगल्स एक्सेट्रा. तो हमारे देवी देवताओं के वाहन को भी हमने प्राणियों के साथ जोड़ा है, उनके साथ हमको दिखे हैं. तो वो उसके लिए भी हमारा मान इन प्राणियों के लिए बड़ा है. तो ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि प्राणियों के साथ इंसानी प्यार, हिंदुस्तानी लोगों का इंसानी प्यार कैसे रहा है. Our national currency is highly valued by having the figures of the 4 lions, horse, elephants and bulls. तो हमारी करेंसी पे भी 4 शेर हैं, घोड़े हैं, हाथी और बुल पे दिखाई देते हैं. Further, more to protect the wildlife reserves are created and even laws for the protection of their life has been enacted. तो इस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज भी बनाए गए हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उसका पालन भी किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. यहाँ हम भारतीय संस्कृति की बात करेंगे. इंडिया इज़ गिफ्टेड टू द वर्ल्ड अ डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज. कल्चर हेरिटेज इज़ अ मैन मेड हेरिटेज. तो इंडिया ने पूरी दुनिया को एक डाइवर्स और रिच संस्कृति की भेंट दी है. कल्चर हेरिटेज इंसानों से ही बनाया गया है. वट एवर इज़ रिसीव्ड और क्रिएटेड बाय ह्यूमन्स विद हिज एक्ट, विजडम, आर्ट एंड स्किल्स इज कॉल्ड कल्चर हेरिटेज. तो इंसान की प्रतिक्रिया से, इंसान के हाव भाव से, उसके ज्ञान से जो भी बना है वो कल्चर हेरिटेज है. स्टेटिंग फ्रॉम आर्यंस, Kshatras, Kushan, Huns, Persians, Turks, Arabs, Mughals, Britishers, French, etc. castes and tribes have come in India. Indian culture has become exchange between all these and become rich. अलग अलग देशों से लोग, पर्शियंस आए हैं, टर्किस आए, अरब्स आए, मुगल, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच लोग यहाँ आकर बसे हैं और उनके कल्चर के साथ हमारा कल्चर मिक्स होकर हमारा कल्चर और भी रिच हो गया है और भी समृद्ध हो गया है. The people of India from the prehistoric period have contributed to the people of the world. The art and of the architecture and the cultures are 5000 years old. तो इंडियन लोगों ने प्री हिस्टोरिक पीरियड से पूरे दुनिया में कंट्रीब्यूशन दिया है अपने कल्चर का. आर्ट और आर्किटेक्चर हमारा 5000 साल से ज़्यादा पुराना है. द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ एन एविडेंस ऑफ दिस. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो हमको 30 पुरातत्व लोग वाले जो अभी भी निकाल के देते हैं, ये उसका सबूत है. ऑन सीइंग द रिमेन्स of the figures of gods and goddesses, humans, animals and several toys, as well as the sculptures of the bearded man and the stage of a dancer, one feels self-esteemed and pride in our cultural heritage. तो दाढ़ी वाले व्यक्ति का जो मूर्ति यहाँ जो बनाया गया है, ऐसी बहुत सारे अवशेष जो हमको मिलती है पक्षियों की, डांसर्स की, ये सब देख के हमको बहुत ही गर्व महसूस होता है कि उस टाइम से हमारे पास इतनी समृद्धि थी. Further, when we look at the figure of bullock or lion on the inverted lotus of Mauryan era, the state of Gautam Buddha in the meditative form, or the Kalkan statue of Jain Tirthankars, the caves of Ellora of Rashtrakutas dynasties etc. तो हम ये बहुत सारी मूर्तियाँ भी देखते हैं जहाँ बुद्ध भगवान मेडिटेशन करते हैं. जैन तीर्थंकर्स की मूर्तियाँ हमको दिखती हैं. तो ये देखकर भी हमको एक बहुत ही शांति मिलती है. बाय सीइंग दिस हेरिटेज वी फील प्राउड, ग्लैड एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट फॉर आवर कल्चर. तो हमारे कल्चर के लिए प्रेम, प्राउडनेस भी होता है और हमको शांति भी होती है और बहुत प्रसन्नता भी मिलती है कि ऐसे आकार में हमारी मूर्तियाँ अभी भी है. A cultural heritage accommodates palaces, buildings, sculptures, stupas, viharas, chaityas, temples, mosques, tombs and forts and gates. तो हमारे कल्चर हेरिटेज में क्या है? मंदिर, मस्जिद है, स्तूपास है, बौद्ध के स्तूपास है, विहारास है, जैन तीर्थंकर जहाँ रहते हैं. तो ये हर चीज़ हमारे फोर्ट्स हैं, किले हैं, ये हर चीज़ हमारे कल्चर हेरिटेज में अकोमोडेट हो गया है, अच्छी तरह से सेटल हो गए हैं.
ये सारी जगहें हमारे कल्चरल हेरिटेज का एक अभिन्न हिस्सा भी बन गए हैं। इवन हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट्स लाइक द साबरमती आश्रम, दांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन, दिल्ली एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। तो हमारे फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे जितने भी बड़े बड़े आश्रम जगह थी, जैसे साबरमती आश्रम, दांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन, दिल्ली, ये सारे हमारे कल्चरल हेरिटेज का ही हिस्सा बन गए हैं। बिसाइड लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट्स, डिस्कवरी ऑफ जीरो, मैथमेटिशियंस, मैथमेटिक्स, कल्चर्स, एस्ट्रोनॉमी, आयन, लिटरेचर, रिलीजन, युद्धशास्त्र, चैरियट, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, रिलीजन, पब्लिक judiciary, litigation, legislation, environmental protection etc. are the important discovery of India। तो इसके अलावा अब भी हमारी भाषा, संस्कृति, ज़ीरो का आविष्कार, गणित, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी हम जानते हैं, लिटरेचर, हमारा रिलीजन, युद्धशास्त्र हम जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारे वास्तुशास्त्र, ये सारे का अस्तित्व यहीं हुआ है और ये भी डिस्कवरी होने के बाद हम इसको हमारे कल्चर हेरिटेज का ही हिस्सा मानते हैं। Cultural heritage of Gujarat. The places having cultural, legendary and archaeological importance are Lothal, that's in Dokla Taluka, Rangpur, Limbdi Taluka in Surendranagar district, Dholavira, Kutch district, Rojadi or Srinathgarh in Rajasthan district etc. These are the places that have cultural heritage। तो हम जानते हैं लोथल के बारे में, रंगपुर के बारे में, धोलावीरा के बारे में और रोजाडी के बारे में। The places of pilgrimage are Victory Towers of Vadnagar, stone inscriptions of the King Ashoka at Junagadh, Sun Temple in Modhera, Gate of Champaner, Rudra Mahal of Sidhpur, Mansar Lake in Viramgam, Jama Masjid of Ahmedabad, Jhulta Minar, that's the Shaking Tower, Siddhi Sayyadi Ni Jali, that's the grill, temples of Temple of Hathi Singh, Sahasraling Lake of Patan, Rajmahal of Vadodara, Tomb of Mohabbat Khan, पारसी अग्यारी ऑफ नवसारी आर वर्शिपिंग प्लेसेस। तो हम जानते हैं कि पारसी अग्यारी है नवसारी में, मोहब्बत खान का मकबरा है, सहस्त्रलिंग तालाब है पाटन में, ये सारी चीज़ जगहें भी देखने जैसी है। प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इंपॉर्टेंस आर द्वारका टेम्पल ऑफ द्वारका, द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका, शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, सोमनाथ टेम्पल इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स, अंबाजी इन नॉर्थ गुजरात बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, बेचराजी इज इन मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट, रणछोड़राय टेम्पल दैट्स इन द्वारका खेड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड शामड़ाजी अरावली डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा। दीज टेम्पल्स आर वेल नोन। हम जानते हैं कि शामड़ाजी का मंदिर है, रणछोड़राय का मंदिर है, अंबाजी का मंदिर है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत में है उसमें से एक सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग भी यहीं पे है। ये सारी जगह भी जाने जैसी है, विजिट करने जैसी है, दर्शन के योग्य है। Well-known religious, social and tourism-oriented places in Gujarat are Polo Forest, Vidyanagar, that's in Sabarkantha district, Kite Festival, Kankaria Carnival in Ahmedabad, Tanaridi Festival, then there is Northern Dance Festival in Modhera, and the Ranotsav in Kutch। तो कच्छ का रणोत्सव है, काइट फेस्टिवल होता है, कांकरिया में पूरा कार्निवल होता है। ये सब चीज़ से भी हम अवगत है नहीं है, तो टाइम निकल कर टूरिज़म प्लेसेस है तो इट्स वर्थ विजिटिंग। तो ये एक बार जाने जैसी जगह है, ज़रूर है। टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन प्रिवेल्ड इन इंडिया। कॉन्सिक्वेंटली जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स आर सीन एट वेरियस प्लेसेस इन गुजरात, वडनगर, तारंगा, खंभालिया, शामड़ाजी, कोटेश्वर, तड़ाजा, डांग एंड जगड़िया। सो वी नो दैट जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन भी गुजरात में था, तो इनके बहुत सारी जगह है वो आज भी हमको दिखाई देती है। सारे तीर्थ स्थान वडनगर में है, तारंगा हिल है, खंभालिया, शामड़ाजी है, कोटेश्वर है, तड़ाजा में, ये सारी जगहों पर हमको जैन और बुद्धिस्ट देवस्थान हमको दिखाई देते हैं। गुजरात में हर साल बहुत सारे फेयर्स मतलब मेले भी लगते हैं। उन मेलों में उनका महत्व है, वो किस जगह पे होते हैं और किस तिथि में किस समय पर उसको विज़िट करने लायक है वो भी यहाँ दिया गया है। ये बहुत सारे मेले हैं जो हमारे ट्रेडिशन से, कल्चर से और हमारे धर्म से रिलेटेड है, तो दे आर वर्थ विजिटिंग एज वेल। इंडिया लैंड एंड पीपल, यहाँ के लोग और यहाँ की भूमि। प्रिमिटिव मैन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन ईस्टर्न साउथ अफ्रीका। Mesmerized by varied and prosperous heritage, many foreign tribes came to India. Consequently, the remains of all the tribes are found here.
तो इंसान की शुरुआत ऐसे कहते हैं ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में हुई। तो यहाँ की भूमि की आकर्षण, वहाँ की समृद्धि देखकर लोग यहाँ आए और यहीं रह गए। उनके रिमेन, उनके अवशेष आज भी हमको मिलते हैं। द द्रविडियंस वर कंसिडर्ड टू बी एज द मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया। भारत में द्रविडियंस को सबसे एंशिएंट कहा गया है, सबसे पुराने लोगों को कहा गया है। बट द मॉडर्न रिसर्चर्स ऑफ लिंग्विस्टिक एंड एंथ्रोपोलॉजी हैव प्रूव्ड दैट इवन बिफोर द द्रविडियंस 6 more tribes came and settled in India. Let's explore more about them. तो हमारे एंथ्रोपोलॉजी वाले लोग और विशेषज्ञ ये कहते हैं कि द्रविडियंस के पहले भी 6 ऐसी कबीले के लोग थे, या 6 ऐसे छोटे छोटे दल थे जो यहाँ आके बसे थे। तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। Negritoid Absi people. Some historians believe that Negritoid or the Negroes are the most ancient inhabitants of India. They came from Africa via Balochistan to India. They were black, having height of 4 to 5 feet and curly hair. तो कुछ लोगों का कहना है कि निग्रोस इंडिया में बहुत पहले आए। ये अफ्रीका से बलूचिस्तान होकर इंडिया में आए थे। ये रंग से काले थे और 4 से 5 फीट के हाइट के थे और उनके बाल कर्ली हुआ करने के। कर्ली मतलब घुंघराले। द एस्ट्रॉइड्स दैट नाड people of this tribe came from southeast Africa. Their physical features were black skin with broad head, flat nose, short in height etc. तो निषाद पीपल भी साउथ ईस्ट एशिया से आए। वो हाइट में उनके चमड़ी का रंग काला था, उनका माथा ब्रॉड था और नाक उनका थोड़ा सा चपटा था और हाइट में भी ये शॉर्ट थे। द आर्यन हु केम लेटर ऑन टू इंडिया कॉल्ड देम निषाद। तो आर्यन जो इंडिया में बाद में आए उन्होंने इनको निषाद का नाम दिया था। The origins of the tribes like Kol and Munda, Khasi, tribes of Assam and the tribes of Nicobar and Myanmar have similarities of the Astroloids. तो एस्ट्रोलॉइड्स की जो ज्ञाति थी उस टाइप के लोगों थे, उनकी मिलत जुलत किससे होती है? तो कोल, मुंडा, खासी ट्राइब्स जो है, असम की ट्राइब्स है, निकोबार और म्यांमार में जो लोग आज भी बसे हुए हैं उनके पूर्वज देखते हैं तो एस्ट्रॉइड से उनकी ज्ञाति मिलती जुलती है। देयर कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज इमेंस। भारतीय कल्चर में, संस्कृति में इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ही गहरा और ज़बरदस्त रहा है। दे मेड क्ले यूटेंसिल्स, वोर कॉटन क्लोथ एंड न्यू मैनी अदर स्किल्स। क्ले के बर्तन यूज़ करने के, कॉटन कपड़े पहनने के और बहुत सारी उनमें विशेषताएं भी थी। दे हैड ग्रेट रिलीजियस बिलीव्स टू। धर्म में भी उनका विश्वास बहुत था। द्रविडियंस के बारे में आपने सुना रहेगा। लेट्स स्टडी अबाउट द द्रविडियंस। द्रविडियंस वी कंसिडर टू बी द सेंटर ऑफ द सिंधु वैली सिविलाइजेशन ऑफ द मोइंजोदारो एंड द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन एंड कल्चर। तो द्रविडियंस को ऐसा कहा जाता है कि सिंधु वैली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें जो मोइंजोदारो था उसके क्रिएटर्स यही थे और उनका डायरेक्ट रिलेशन कल्चर से, उनके डिसेंडेंट्स से ये लोग डायरेक्ट द्रविडियंस थे ही वहाँ के लोगों से। द ट्राइब्स विच केम फ्रॉम नॉर्थ सर्वाइव्ड विद द लैंग्वेज एंड कल्चर फीचर्स लेटर ऑन दे ओनली कॉल्ड एज द द्रविडियंस। नॉर्थ से आने वाली ये जो कबीले के लोग थे, ये टीले थे, उनको फिर द्रविडियंस ही बोला गया था। द्रविडियंस गेम द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द मदर एज अ गॉडेस एंड द फादर एज अ गॉड। तो द्रविडियंस ने मदर को गॉडेस की तुलना दी और फादर को गॉड की तुलना दी। ये कॉन्सेप्ट ये उस समय से चल रहा है। तो माता पिता को देवी देवता का रूप द्रविडियंस ने वो कॉन्सेप्ट शुरू किया था जो आज भी हम मानते हैं, बहुत ही पावन मानते हैं उसको। सो द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिवा एज मदर एंड फादर डेवलप। सो पार्वती और शिव को माता और पिता की तुलना देना वहाँ से शुरू हो गया। मोर ओवर द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर इज़ अ गिफ्ट बाय द द्रविडियंस। कुदरत की प्रार्थना करना, उसको पूजा करना, ये द्रविडियन की ही देन है, उनका ही गिफ्ट है। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विद धूप, इंसेंस स्टिक, दीप एंड आरती आर कंसिडर्ड टू बी द गिफ्ट्स ऑफ द्रविडियंस। तो दिया बत्ती और आरती जो हम करते हैं ये द्रविडियंस की ही गिफ्ट्स है जो आज भी हमको मिली है और हम उसका बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। बिसाइड्स नेचर एंड एनिमल्स वर्शिपिंग एक्सेट्रा आर दी ग्रेट फीचर्स। तो कुदरत को और एनिमल की पूजा पाठ करना ये उन्हीं का ही फीचर रहा है। Original deities of Dravidians have been accepted by the Aryans and were re-established by the names of God of culture with pace of time। तो समय जाते हुए आर्यंस ने भी द्रविडियंस के देवी देवताओं को माना था, उनको स्वीकार किया था और उनकी प्रार्थना पूजा पाठ भी करने लग गए थे। Under the tremendous influence of North Aryan culture was widely
इंटरनलाइज बाय द द्रविडियंस। तो द्रविडियंस का आर्यन कल्चर पे बहुत बड़ा और गहरा असर हुआ है, जो उन्होंने अच्छे पॉजिटिव सेंस में लिया भी। हेंस इंटरकास्ट मैरिजेस टुक प्लेस। तो उनमें जब बनने लगी तो इंटरकास्ट मैरिज भी होने लग गए। द्रविडियंस हैव मार्श Trical system of family. Dravidians progressed a lot in different crafts and arts like building of boats, raft, weaving, spinning, dyeing, etc. तो पारिवारिक सिस्टम कैसी होती है, द्रविडियंस के समय से ही चल रहा है। नॉर्थ का उन पर दबदबा बहुत था। उनके बहुत सारे क्राफ्ट्स बिल्डिंग्स भी बहुत आज भी फेमस है, जैसे बोट कैसे बनाना, राफ्ट कैसे बनाना, वीविंग, स्पिनिंग, डाइंग, ये उस समय उनको आता था और बहुत ही वो लोग निष्णात थे उसमें। Due to the dominance of the Aryans, they shifted to South India and settled there. तो आर्यंस के डोमिनेशंस की वजह से ये द्रविडियंस साउथ इंडिया में गए, दक्षिणी भारत में जाकर वहाँ से सेटल हो गए, रिजल्ट वहीं जाकर बस गए। एज अ रिजल्ट टुडे वी कैन सी द पीपल स्पीकिंग द्रविडियन लैंग्वेजेस लाइक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम बोलने वाले द्रविडियन लोग आज दक्षिणी भारत में ही पाए जाते हैं। तो बाकी और कौन से ट्राइब्स थे, अदर ट्राइब्स अपार्ट फ्रॉम द अबव, मैंगलोइड, अल्पाइन, दिनारेंग एंड एमोनॉइड ट्राइब्स वर ऑल्सो देयर इन इंडिया। तो बाकी और 4 ट्राइब्स भी थे इंडिया में। तो कौन से कौन थे? मैंगलोइड थे, एल्पाइन थे, दिनारिक थे और एर्मेनॉइड थे। तो देखते हैं पहले मैंगलोइड। दे केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ चाइना वाया टिबेट एंड सेटल डाउन टू नॉर्दर्न आसाम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल। सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ आसाम में आकर ये ट्राइब चाइना से तिब्बत होकर आकर यहाँ के बस गए। दे ग्रेजुअली इंडियनाइज देमसेल्व्स। धीरे धीरे वो इंडियन भी बन गए। मंगलोइड पीपल पोजेस द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक येलो कॉम्प्लेक्शन, फ्लैट नोज, चबी चीक्स, आलमंड शेप आइज एक्सेट्रा। तो इनका देख रेख कैसा था, उनका नक्शा कैसा था? उनकी स्किन का येलो थी, नाक चपटा था, गाल उनके चबी थे एकदम बादाम की शेक की, उनके आइज थी। मैंगलोइड्स वर ऑफ येलो कॉम्प्लेक्शन एंड दे वर नोन एज कर्ट्स। तो मैंगलोइड लोगों का चमड़ी का कलर येलो था और उनको किर्त के नाम से भी बुलाया करते थे। 3 ट्राइब्स को हम साथ में पढ़ेंगे, एल्पाइन, दिनारिक एंड एमोनॉइड। दीज पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये सेंट्रल एशिया से लोग माइग्रेट करके यहाँ आए थे। ऑल दीज 3 ट्राइब्स हैव सिमिलैरिटीज़। ये तीनों एक जैसी ट्राइब्स लगती हैं। द ओरिजिन जीन्स ऑफ दीज ट्राइब्स वर फाउंड इन द लार्ज नंबर ऑफ गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड उड़ीसा। गुजरात, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र के भाग में और बंगाल और उड़ीसा के लोग में, इनके पूर्वजों के लोग में ये लोग आज भी पाए जाते हैं। Now, पांचवा और सबसे बड़ा आर्यंस। The nomadic Aryans were the creators of Aryan civilization in India. Hindus were called Aryans in the ancient times and the era where they were densely populated and called Aryavrat. तो आर्यंस नोमैडिक ट्राइब्स थे जो इंडियन सिविलाइजेशन के ये लोग क्रिएटर कहला जाते हैं इंडियन सिविलाइजेशन के। हिंदूज़ को आर्यंस बुलाया करते थे, इसलिए इस देश का नाम भी आर्यव्रत था, अगर आपको इतिहास के बारे में पता है तो। As 7 rivers flowing over there, the region was known as Sapta Sindhu. In the ancient time, the first Aryan population was concentrated in the northern west. तो 7 नदियों के बहाव के वजह से इस रीजन को सप्त सिंधु का नाम दिया गया था। एंशियंट टाइम में ये आर्यन पॉपुलेशन पहले नॉर्थ वेस्ट में ही आकर सेटल हो गया था। द एरिया ऑफ आर्यव्रत वॉज एक्सटेंडेड अप टू मिथिला, बिहार इन द ईस्ट। तो मिथिला बिहार में से आर्यन का एरिया एक्सटेंड हुआ था। इन साउथ इट वॉज स्प्रेड अप टू विंध्याचल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो विंध्याचल साउथ में जो एरिया है वहाँ तक ये पूरा आर्यंस का एरिया कहा जाता था। दे वर मोर एडवांस पीपल देन एनी अदर कंटेम्प्रेरी ट्राइब्स। तो बाकी ट्राइब्स के तुलना में ये लोग बहुत ही एडवांस थे, आगे थे। दिस वास्ट लैंड वॉज रिकग्नाइज विथ वेरियस नेम्स एज भारत भूमि, भारत खंड, भारतवर्ष। इस विशाल भूमि का नाम भारतवर्ष, भारत भूमि, भारत खंड ऐसा दिया गया था आफ्टर नेम्स ऑफ द आर्यन किंग भरत और भारत कुल ट्राइब। तो आर्यन भारत के राजा जो थे आर्य भारत और भारत कुल के जो राजा थे उन्हीं के नाम पर ये भारत भूमि, भारत खंड और भारतवर्ष का नाम भी रखा गया था। Aryans were nature lovers. They loved and worshipped the trees, the rivers, the mountains, the sun and the wind and the rain. तो कुदरत को प्यार करने वाले ये आर्यन लोग थे। वो लोग नदियों को, पर्वत को, पहाड़ को, सूर्य को, पवन को और बारिश को भी प्रार्थना पूजा पाठ किया करने के, उनको वर्शिप किया करने के।
दे हैड कंपोज हाइम्स रिचर्स फॉर प्रेइंग टू वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स। तो नेचुरल एलिमेंट्स को प्रे करने के लिए उन्होंने प्रार्थनाएं भी बनाई थी। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सम रिलीजियस सेरेमनीज लाइक रेसिटेशन ऑफ वेदास, परफॉर्मिंग यज्ञस एंड अदर एक्टिविटीज़ बिकेम प्रिलिवेंट इन इंडिया। तो उसी के टाइम पर यज्ञ करना, वेदा का पाठ करना, ये सब प्रथाएं भारत में आगे बढ़ने लगी। There was a fine amalgamation of these tribes with the specific style of living and harmonious cultures and form which gave India a glorious and prosperous heritage. तो ये जो अमालगमेशन था, ये जो मिक्सचर था इन आर्यन का और इन प्रथा से, इसने भारत के कल्चर को और ही समृद्ध और ग्लोरियस बना दिया, प्रॉस्परस बना दिया, इस हेरिटेज को भी बहुत ही अमूल्य बना दिया। These foreign and Indian tribes amalgamated in such a way that over a long period of time they lost their individual identity through intercaste marriages. तो intercaste marriages जब होने लगे तो ये foreign tribes और Indian tribes इस तरह से एक दूसरे में घुल मिल गए कि वो अपनी अपनी पुरानी प्रथाएं सारी भूल गए और सब एक हो गया। Outsiders and local people were greatly influenced by the languages, scripts, names and religious beliefs etc. played a vital role in the Indianizing these foreigners. तो इन फॉरेनर्स को इंडियन बनाने के लिए इनके स्क्रिप्ट्स, लैंग्वेजेस, नाम, रिलीजियस बिलीव्स, ये सब बहुत ही अहम भूमिका प्ले करते थे। तो तब जाकर ये फॉरेनर्स भी इंडियन का ही भाग बन गए और इंडियंस ही बन गए। Since ancient time, a composite culture has been created in India. They all then became Indians. तो एंशियंट टाइम से ये कंपोजिट कल्चर भारत में क्रिएट हो रहा है, ये आगे जाके सारे इंडियंस ही बन गए। इन शॉर्ट, इन एंशियंट इंडिया द अमालगमेशन ऑफ वेरियस कल्चर्स एनरिच्ड इंडियन कल्चर बाय मेकिंग इट अ वेरीगेटेड एंड प्रॉस्परस। तो ये सारे कल्चर्स सारे मिक्स होकर इंडिया को समृद्ध और प्रॉस्परस बनाने में बहुत अहम भूमिका प्ले करते हैं और उसी तरह भारत का निर्माण एक समृद्ध कल्चर में कहलाता है। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। अब हमारे हेरिटेज को हमने प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन कैसे करना है या कैसे किया गया है ये जानते हैं। ईच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज मेड इंडियन आइज कैचिंग, पिक्चरस एंड अट्रैक्टिव। तो इंडियन हेरिटेज के हर किसी छोटे छोटे हिस्से ने आई कैचिंग बनाया, इसको अट्रैक्टिव बनाया। हेरिटेज ब्रॉट ग्लोरी टू इंडियन नेशन एंड इंडियन अटेंड अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड बाय कीपिंग इट्स रिच हेरिटेज प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व। तो इसी हमारी संस्कृति को संभाल कर, उसको सहज कर, उसको अच्छे से अपना कर, उसको प्रिजर्व कर कर ही हमने पूरे विश्व भर में एक अच्छा पोजीशन पाया है, अच्छा मान सम्मान पाया है। Thus, it is the primary and pious duty of every citizen of India to see that nobody harms the ancient memories and also to preserve places having historical importance and values. तो इसी संस्कृति को संभालने की हर इंडियन सिटीज़न की जवाबदारी है। इस वैल्यूज़ को संभाल कर रखना, उसको सराहना, ये बहुत ही आवश्यक हो गया है, हर किसी भारतीय नागरिक की जवाबदारी है। Constitution, the fundamental duties of Indian citizens are mentioned in Article 51A. In that 6, 7 and 9 describe the following duties and preservations of a cultural heritage and they are given below. तो हमारे संविधान में आर्टिकल 51A में इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, जवाबदारियां जो हैं उसके बारे में बताया गया है। उसमें 6, 7 और 9 नीचे के हिसाब से हमको समझाते हैं हमारी जवाबदारी क्या क्या है। तो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आर हेरिमोनियस कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट। हमारे कल्चर को संभालना और उसको समझना हमारी फंडामेंटल राइट है। Maintain the forests, tanks, rivers, ponds and the wild animals and birds along the maintaining the natural environment and to show passion to all the living creatures. हमारे नदियाँ हैं, जंगल है, तालाब है, जानवर है, पशु पंक्षी है, इनको भी हमारे एनवायरनमेंट का एक हिस्सा समझकर उनको अच्छी तरह से कैसे रह सके, अच्छी तरह से कैसे उनको एनवायरनमेंट मिले, उसकी जवाबदारी भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी और राइट है। द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप वायलेंस एंड ऑल्सो इंक्लूड इन इट। तो अहिंसा को छोड़ देना और प्रॉस्पेरिटी, पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान देना, ये सारा भी हमारा फंडामेंटल राइट ही है। Thus, nature has created beautiful landscapes. We should maintain the purity, sanctity, and beauty of these beautiful places. Considering them is our own moral duty. तो ये सारी beautiful चीज़ों को सब चीज़ों को हमारे कल्चर को संभालना हमारी नैतिक जवाबदारी है। The Indian heritage is an outcome of the development of the people of India over a long period of time.
नेचर हैज़ जनरसली डोनेटेड अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी टू इंडिया। तो कुदरत ने भारत के लोगों को बहुत कुछ दिया है। इस हेरिटेज के आउटकम को संभालना सालों से चला आया है और ये चला आना चाहिए, ये हमारी जवाबदारी है। India achieved invaluable opportunity in all the fields from gradual development due to the Indian peculiar natural structure। तो इंडियन जो peculiar natural structure है उसमें डेवलपमेंट भी इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हुआ है। In this way, the Indian heritage is the result of the development of the people of India in social, economical, political, cultural fields ओवर सेंचुरीज। तो इसी तरह से ये हमको परिणाम रूप में इस डेवलपमेंट के रूप में सोशल डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिकल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, ये इसी सब का देन है। तो यहाँ हमारा पार्ट ख़त्म होता है दोस्तों। अगर आपको इसमें कुछ समझना आया तो वीडियो प्लीज़ वापस देखिएगा। प्लीज़ रिविजिट द वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्लैरिफिकेशन डाउट नीडेड। थैंक्स, विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, बाय।